जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर SBPD राजू बंसल एस के सिंह की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसे लिखा है, एक हेडिंग लिखा है, हिंदी में लिखा है अल्प अभिदान। ध्यान दीजिएगा, अल्प हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में बता रहे हैं। अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन। अल्प अभिदान किसे कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कंपनी शेयर को इशू करे और उससे कम खरीदने वाले आए। जैसे कंपनी ने 10 का इशू किया, कंपनी ने 10 का इशू किया, 10,000 शेयर पब्लिक के बीच में इशू किए, खरीदने के लिए 9,000 आए, उसे क्या बोला जाएगा? अल्प अभिदान बोला जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। ध्यान देना है आपको। जैसे कंपनी ने कितने का इशू किया? 10,000 का, खरीदने वाले आए 9,000, इसे बोलेंगे अल्प अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कितने से गुणा होगा कुल? फिर 10,000 से गुणा नहीं होगा, फिर 9,000 से गुणा होगा। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्धार्थ मिथिला स्प्रिंग मिल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड कैपिटल 15 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। ध्यान दीजिएगा, 15 लाख पंजीकृत पूंजी बोल रहा है, रजिस्टर्ड कैपिटल। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उसे रजिस्टर्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी कहते हैं। 15 लाख से हुआ, लेकिन कंपनी ने क्या किया? 10 रुपये का एक अंश कंपनी ने क्या किया? जैसे 15 लाख से रजिस्ट्रेशन हुआ, 10 रुपये का एक अंश आगे बोला है, यानी कि कंपनी के पास 1.5 लाख अंश हुए। लेकिन कंपनी के पास 1.5 लाख है, तो कंपनी 1.5 लाख अंश अगर निर्गमित करेगी तो 10 रुपये का एक तो 15 लाख प्राप्त कर लेगी। कंपनी ने 1.5 लाख नहीं इशू किया। कंपनी ने कितना इशू किया? क्वेश्चन में कहता है कंपनी ने बोल रहा है 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच, मतलब 1 लाख क्षमता अंश कंपनी ने निर्गमित किए। 15 लाख प्राप्त करने के लिए कंपनी ने 1 लाख क्षमता अंश निर्गमित किए। बाकी 5,000 पूर्वाधिकार हैं। देखो, 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़, 5,000 8%, यानी कि कंपनी को 15 लाख चाहिए। कंपनी ने 1 लाख अंश इक्विटी का इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, कंपनी को 10 लाख मिलेगा। कंपनी ने 5,000 अंश 100 रुपये के हिसाब से इशू किया। कौन सा? पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस। कितना हुआ? 5 लाख। कितना हो गया? 15 लाख। 2 प्रकार के शेयर कंपनी इशू कर रही है। उसके बाद कहते हैं, आगे कहते हैं कि 80,000 इक्विटी शेयर एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब इनके पास है इतना 1 लाख क्षमता, 5,000 पूर्वाधिकार। क्षमता वाले में कह रहे हैं 80,000 जनता ने लिए, जनता को ऑफर किए गए। और पूर्वाधिकार वाले के लिए कितना कहा? पूर्वाधिकार प्रेफरेंस वाले के लिए कहा है 2,000। है हमारे पास 1 लाख, हम जनता से मांगेंगे 80,000, 20 रखे रहेंगे, बाद में अपना मांगेंगे 80,000 शेयर, और ए वाला 5,000 है, हम मांगेंगे 2,000 के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 5 रुपया है, अलॉटमेंट पर 3 रुपया है, ठीक है, और प्रेफरेंस वाला इकट्ठा पैसा मिल गया है, और अंशों के निर्गमन पर 100 रुपया खर्चा भी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपया दिया है, ये 100 रुपया दिया है। पूर्वाधिकार वाला पैसा इकट्ठा मिलेगा, और ये जो 10 रुपया दिया है आवेदन पर बोल रहा है क्या रुपया? 2 नहीं, आवेदन पर 5, आवंटन पर 3, बाकी याचना पर।
ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या बोला है, पूरा एक मुश्त मिलेगा, एक मुश्त लमसम इकट्ठा मिलेगा। और इसके लिए क्या बोला है, 5 आवेदन पर, 3 आवंटन पर, और जो बचेगा 5 3 8 2 10 प्रथम एवं अंतिम याचना पर। कोई दिक्कत नहीं है, हम जर्नल एंट्री बेहतर तरीके से करेंगे। और एक चीज़ और बोला है इसमें, अंशों के निर्गमन पर व्यय भी हुए हैं, अंशों के निर्गमन पर व्यय भी हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, कॉलम वगैरह आपको बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। ऊपर लिख लेना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ मिथिला स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, सबसे ऊपर लिखना है। पहली एंट्री क्या होगी, क्षमता के लिए करना है हमें। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे इसमें देखो ना तो इक्विटी लिखा गया ना तो प्रेफरेंस, इसका मतलब इक्विटी है, समता है, ठीक है। 5 रुपया है, एक अंश पे 80,000 आवेदन आए, 8 पंचे 40, 4 लाख रुपया कंपनी को आवेदन पर प्राप्त हो जाएंगे, एप्लीकेशन पर प्राप्त हो जाएंगे। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 4 लाख रुपया मिल जाएगा। आवेदन की राशि प्राप्त हो गई 4 लाख रुपया। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपका नरेशन होगा। दूसरी, आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा, 4 लाख रुपया डेबिट में और 4 लाख रुपया क्रेडिट में। वही एंट्री है आप जो पहले किया हम लोगों ने, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 80,000 दिए गए हैं, 5 रुपये के हिसाब से 4 लाख आ गया है। अब अलॉटमेंट मांगा जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 8 तिरिक 80,000 से गुणा कर दो, 8 तिरिक 24, 2,40,000 डेबिट में, 2,40,000 क्रेडिट में। चौथा नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट डू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,40,000 डेबिट में, 2,40,000 क्रेडिट में। पांचवी एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर शेयर लिख लीजिएगा, मैंने शेयर नहीं लिखा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8 दूनी 16, 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 क्रेडिट में। छठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 क्रेडिट में। ये हमारी हो गई किसकी, इक्विटी से संबंधित सभी एंट्री हो गई। उसके बाद आपको करना है प्रेफरेंस से संबंधित भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, पूर्वाधिकार अंश से संबंधित भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान देना है, ये इक्विटी की हो गई। प्रेफरेंस का कितना शेयर है, 2,000 शेयर है, 100 रुपये का एक, 2 लाख रुपया मिलेगा कंपनी को इकट्ठा। एक मुश्त के लिए मैंने एंट्री क्या बताई है आपको, प्रेफरेंस शेयर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, परसेंट दिया है 8%, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मैंने एंट्री बताई है आपको ना इकट्ठा। आपको इसके देखो अमाउंट में 2 लाख रुपया डेबिट में दिखा देना, 100 रुपये का एक अंश, और 2 लाख रुपया आपको क्रेडिट में दिखा देना है। विंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब इकट्ठा पैसा मिलेगा। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पूंजी में। 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8%, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट। 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। 2 लाख दिखा दीजिएगा यहाँ पर, वहाँ दिख नहीं रहा है अमाउंट, यहाँ पर आप दिखा देंगे 2 लाख। देखो अब आपको क्या बताएंगे, अंशों के निर्गमन पर व्यय हुआ है, जिसे कंपनी अंश निर्गमित करती है, उस पर खर्चा भी करती है कुछ ना कुछ। हिंदी में बोलेंगे अंशों के निर्गमन पर व्यय, शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो कंपनी ने 100 रुपया केवल खर्च किया है शेयर इशू एक्सपेंसेस पे ना, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, लिखा जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 100 रुपया हो गया। कितना हो गया आपका। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे, क्वेश्चन में बोला है कि आप जरा बैलेंस शीट पर गौर करिएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, इतना आप लिख लेंगे और बैलेंस शीट हम आपको बना करके बेहतर तरीके से बता देंगे, ठीक है। आपको लिखना है बैलेंस शीट लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च रहेगा तो मार्च, दिसंबर रहेगा दिसंबर, जो सन रहेगा उस सन को लिख देंगे। इसके पहले भी मैंने फॉर्मेट बताया आपको, फॉर्मेट केवल एकदम सिंपल बताएंगे। इसमें ए पार्टिकुलर का कॉलम है, ए क्या है, नोट नंबर का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, ए आप इतना लिख सकते हैं अपने आप। पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हिंदी में कहते हैं क्षमता एवं दायित्व, ठीक है। क्षमता एवं दायित्व में क्या लिखेंगे आप, पहला शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 प्रकार के शेयर हैं इसमें, देखो कितना इशू किए गए, एक 80,000 ना, आपको ऐसे दिखाना है 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा कि नहीं। और 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक, या 8 लाख होगा ना, 80,000 गुणे 10 8 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। कितना हो गया 8 2 10 लाख। और आपको एक चीज़ और दिखाना है, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, बी आपको लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एनी रिजर्व एनी फंड लिखे जाते हैं, कोई रिजर्व मिलेगा, कोई फंड मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा। अब आपको ध्यान देना है, एक चीज़ मिला आपका इशू एक्सपेंसेस ना, ये तो घाटा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है माइनस में लिखा गया है, समझ रहे हैं, माइनस में लिखा गया है। माइनस में लिखेंगे तो कितना बचेगा पैसा, 9,99,900, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल। भाई देखो 10 लाख प्राप्त करने के लिए 100 रुपये खर्चा भी किया गया, तो 100 को माइनस किया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एसेट्स आता है अब दूसरा, फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, ध्यान दीजिएगा। फिक्स लिखा है नहीं, करेंट। करेंट में पैसा कितना है तो आपके पास 9,99,900, बस टोटल कर लो।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपको आगे। जय हिंद दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर, अंशों का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ए कंपनी ने क्या किया है, 6000 अंश पब्लिक में निर्गमित किए हैं। 6000 अंश पब्लिक में निर्गमित किए हैं और 10 रुपये का एक कहता है ऑन एप्लीकेशन पर 20%, ऑन अलॉटमेंट पर 30%, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50%। आपको आगे ध्यान देना है। कहता है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ द कंपनी। आपको बैलेंस शीट बनाना है, आपको एंट्री भी पास करना है, इसमें आपको इसमें कैश बुक भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ प्रेफरेंस शेयर के बारे में, पूर्वाधिकार अंश के बारे में। प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, थोड़ा से शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं ताकि आपको जानकारी रहे। आपके पेपर में पूछा भी जाता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंशधारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के वास्तविक मेंबर नहीं होते, एक्चुअल सदस्य नहीं होते, एज अ रिश्तेदार की भूमिका में होते हैं। इनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। जिस प्रकार कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आता है, उसको पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए पहले इनवाइट किया जाता है, तो उसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले दिया जाता है। इनके लाभांश का रेट निश्चित होता है। एक कंपनी के में वोट नहीं दे सकते हैं, इन्हें कंपनी में ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इन्हें केवल लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। कंपनी में वोट नहीं दे पाएंगे, कंपनी की मीटिंग्स में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बताना है। थ्योरी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, थ्योरी की वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी या मिल गई होगी। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है 1006%। क्वेश्चन में कह रहा है प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए गए हैं 1006% प्रेफरेंस शेयर। 6% का मतलब होता है 1000, मैंने 1 लाख लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। 6% का मतलब होता है जो व्यक्ति कंपनी में जो पूर्वाधिकार अंश लेगा, जो शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर लेगा, उसको 6% डिविडेंड दिया जाएगा। 100 रुपये का अगर रहेगा तो 100 रुपये का 6% 6 रुपया रहेगा, ठीक है। एक शेयर पे 6 रुपया डिविडेंड मिलेगा। और ये जो 100 रुपये का एक है, कह रहा है 100 रुपया ईच, 100 रुपये का एक आवेदन पर, आवंटन अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, ऐसे बोला है फर्स्ट एंड फाइनल। क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज, एप्लीकेशन पर 20%। 20% का मतलब होता है 100 रुपया दिया गया है, इसी का 20% कितना होगा, 20 रुपया ना। 100 रुपया दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है 30%। 30% का मतलब 30 रुपया। 50% आपको ध्यान देना है, 50% का मतलब 50 रुपया। कितने अंशधारी हैं, कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, 1000 शेयर। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
50,000 आ जाएगा। टोटल कंपनी को कितना पैसा मिल जाएगा? 1 लाख रुपया मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है, आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहता है क्या करना है, आपको कैश बुक बनानी है। जिस क्वेश्चन में कहा रहे कि आपको कैश बुक भी बनानी है, उस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जैसे हम लोग आवेदन वाली एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन वाली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जहाँ जहाँ बैंक वाली एंट्री होती है वो एंट्री नहीं करते हैं। एक बार हम आपको पूरा करके बता देते हैं, मतलब कैश बुक जब बनाने के लिए ना कहा रहे पूरा बता देते हैं। जर्नल एंट्री में आपको लिखना है, जर्नल एंट्री में आपको क्या करना है, कॉलम बना लीजिएगा। कॉलम आप बना लेंगे, कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है बच्चा। पहली एंट्री कौन सी होगी? पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। जब कंपनी आवेदन की राशि प्राप्त करती है तो आपको ध्यान देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%। ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 20,000 रुपया कंपनी को मिलेगा। 20,000 डेबिट वाले कॉलम में दिखाइएगा, अपने कॉपी में जो कॉलम बनाइएगा 20,000 क्रेडिट वाले कॉलम में दिखाइएगा। नरेशन होगा विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आपको बताना चाहते हैं, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। लिखा जाएगा, प्रेफरेंस में प्रेफरेंस का नाम लिखना ज़रूरी होता है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपया डेबिट में, 20,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन होगा विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री होती है अलॉटमेंट, कंपनी द्वारा मांगा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000 रुपया डेबिट में, 30,000 रुपया क्रेडिट में। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, वही 30,000 डेबिट वाले कॉलम में, 30,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 5वें नंबर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। ये हो जाएगा। आपको ध्यान देना है छठा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 डेबिट में,
50,000 क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, आवेदन पर 2 एंट्री, आवंटन पर 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 एंट्री। जैसे हम लोगों ने पीछे किया वैसे यहाँ पर भी किया। इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लें, हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम ख़त्म है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री करिए। जिस भी क्वेश्चन में कहा रहे कैश बुक बनाना है और जर्नल एंट्री करना है, उसमें ध्यान दीजिएगा बैंक वाली एंट्री नहीं होती। और हम काहे लिए कर दिए, हम आपको समझाने के लिए कर दिए ना, उसमें बैंक वाली एंट्री नहीं होती है। तो मैंने क्यों कर दिया, मैंने समझाने के लिए कर दिया। अब मिलेगा तो अब मैं नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के ए वाली एंट्री आपको नहीं करना है, ए वाली एंट्री नहीं करना है और ए वाली एंट्री नहीं करना है। आपको लिखना है कैश बुक विथ बैंक कॉलम। यहाँ पर कैश तो कहीं लिखा नहीं गया है, कैश का मतलब बैंक वाला कॉलम। कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। डेट को बनाना नहीं है क्योंकि डेट से संबंधित इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है। पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट बना लेना है। आपको बताना चाहते हैं, देखो बैंक लेज़र कैसे बनाया जाता है। लेज़र बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, ये होता है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, पड़ोसी का। पड़ोसी का मतलब 26% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको ऐसे लिखना है 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के रुपया है 20,000। बस ये सबको लिख लिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि एकदम स्वतंत्र पूर्वक हम लिख पाएँ। अब यहाँ बैंक है, देखो यहाँ बैंक है, बैंक डेबिट में है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है, अगला है 6% बैंक डेबिट में है तो डेबिट में प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 रुपया ना। कुल मिलाकर बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे, उसके स्थान पे ये चीज़ बनाएंगे। अब दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। आपको लिखना है बाई बैलेंस CD 1 लाख रुपया। इतना आपका बन गया। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और बैलेंस शीट कह रहा है, बैलेंस शीट भी हम आपको बना करके बताते हैं। देखो वो दिख नहीं रहा है, 1 लाख होगा, दिख गया, ठीक है। अब यहीं पर हम अपना बैलेंस शीट का निर्माण कर देते हैं। आपको ध्यान देना है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को भी ध्यान देना है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इन सभी बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा आपको, और जिससे आप कुछ सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है बैलेंस शीट। अपनी कॉपी में लिखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ए अमाउंट का कॉलम होता है, ए हमारा नोट ऑफ अकाउंट का कॉलम होता है, ए पार्टिकुलर का कॉलम होता है। सबका नामकरण कर देते हैं, सब में जो जो नाम लिखना है उस नाम को लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखना है नोट ऑफ अकाउंट लिखा जाता है या नोट नंबर लिखा जाता है, नोट नंबर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका अमाउंट लिखा जाता है, वो भी रुपए में, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है क्या करना है, थोड़ा से आगे आपको जब समझना पड़ेगा
तो आगे आप ऐसे समझेंगे। सबसे पहली हेडिंग इसमें होती है बैलेंस शीट में, याद रख लीजिएगा, यहीं से शुरुआत होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। हिंदी में कहते हैं क्षमता एवं दायित्व। क्षमता एवं दायित्व हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत होती है, मान लीजिए आप पहला नंबर कह सकते हैं, इसको पहला नंबर मान लीजिए, इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इस तरह। शेयर होल्डर फंड्स, अंशधारियों का कोष। शेयर होल्डर फंड्स को हिंदी में कहते हैं अंशधारियों का कोष, मतलब जिसमें शेयर होल्डर का हिस्सा हो। और इसके बाद होता है इसके अंतर्गत ए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को विस्तृत रूप में मैंने बताया है ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो पब्लिक में इशू किया जाता है। सब्सक्राइब मतलब जो जनता खरीद लेती है। कॉल्ड अप का मतलब जो जनता से मांगा जाता है। पेड अप का मतलब जो मिल जाता है। सब कुछ इकट्ठा आपको कर देना है। यहीं पर 1000 अंश निर्गमित किए गए थे, 1000 अंश, 1000 शेयर निर्गमित किए गए थे। 1000 शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपया ऐसे दर्शा देना है आपको, ठीक है। दूसरी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, और इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहें तो इसके लिए बनता है नोट ऑफ अकाउंट। पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं। नोट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल के अंतर्गत, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंतर्गत जो आपने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी में कहाँ से लाए आप, लिखना पड़ेगा 1000, 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच, दिखाना पड़ेगा आपको 1 लाख रुपया। समझ रहे हैं, 1 लाख रुपया आपने यहाँ से लाया है। 1000 शेयर 6%, वो भी प्रेफरेंस शेयर है, आपने कहाँ से लेकर आया, आपने लेकर आया यहाँ से। तो दिखा दीजिए 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल के बाद दूसरी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन दूसरी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित कोई सूचना ही नहीं दी गई है। टोटल आप दिखा देंगे यहाँ पर 1 लाख रुपया। और यहाँ पर आपका होगा दूसरा नंबर हेडिंग अब असेट्स। असेट्स का मतलब संपत्तियाँ। संपत्तियाँ फिक्स संपत्ति होती है, टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती हैं। तो ये आपका करंट है। पहले होती है हेडिंग किसकी, पहले फिक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, करंट का मतलब होता है चालू संपत्ति लिखा जाता है। चालू संपत्ति वही 1 लाख रुपया जो आपका आया है, ठीक है। 1 लाख रुपया आया है हमारे हाथ में, 1 लाख रुपया आप ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ डबल लाइन खींच देना, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको पहले अपनी कॉपी में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आप लिख लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन की बेसिक जानकारी के बारे में, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, सर हमको सीए करना है, सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। तो सीए फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी जो होती है उसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सीए फाउंडेशन जो परीक्षा होती है इसमें 4 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, यानी कि 4 पेपर होता है, प्रत्येक 100 अंक का होता है। पहली जानकारी क्या है, सीए फाउंडेशन परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक 100 नंबर के होते हैं, और प्रत्येक के लिए जो समय होता है निर्धारित 3-3 घंटे के लिए समय रखा गया है। प्रत्येक के लिए अलग अलग समय 3-3 घंटे रखा गया है।
उसके बाद इसमें प्रश्न पत्र पहला और दूसरा विषय के आधार पे होगा, जैसे कॉमर्स से संबंधित आधार पर होगा, और दूसरा और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ के आधार पे, रीजनिंग के आधार पे, अन्य जानकारी के आधार पर होगा। याद रखिएगा, सीए फाउंडेशन परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक के लिए 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा हल करने के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है 100 नंबर का प्रत्येक होता है। और आपको मैंने बताया कि पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र कॉमर्स से संबंधित, जैसे अकाउंटिंग से, बिजनेस लॉ से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। तीसरा और चौथा अलग तरह के होते हैं, जैसे मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, अदर आपको बेसिक नॉलेज से संबंधित होते हैं। और आपको बता दूं, अगर सीए फाउंडेशन की परीक्षा आप दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, उसके पहले जान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ध्यान दीजिएगा, 1/4। अगर आप कहीं पर कहा गया है कि एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपने एक गलत उत्तर कर दिया तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। और उसके बाद सीए जो परीक्षा होती है, इसमें जो पास मार्किंग है 50% होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में 40% से कम नहीं होना चाहिए और 50% होना चाहिए। यानी कि कम से कम आपको उस सब्जेक्ट में 40% मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस का पेपर दिया, जैसे आपने अकाउंट का पेपर दिया, अकाउंट में कम से कम 40 नंबर होना चाहिए। ऑल ओवर अगर मिलाया जाए, ऑल ओवर मतलब चारों का मिला करके 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद साल भर में 2 बार परीक्षा होती है, एक मई में परीक्षा होती है और दूसरी नवंबर में परीक्षा होती है। मई में एग्ज़ाम होता है और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। कोई भी छात्र हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में इसकी परीक्षा होती है। जिस माध्यम से आप परीक्षा देना चाहें उस माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन के मई और नवंबर की परीक्षा के लिए 4 महीने की अवधि होती है, मतलब 4 महीने का आपको टाइम मिलता है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे 30 जून से पहले नवंबर परीक्षा के लिए, अगर जो नवंबर में परीक्षा देंगे 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो मई में परीक्षा देंगे 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेने चाहिए। ये आपकी बेसिक जानकारी है। और आपको मैं बता दूं, प्रश्न पत्र 1 जो होता है वो अकाउंटिंग से संबंधित होता है 100 नंबर का। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वो भी 100 नंबर का होता है। उसमें 60 अंक होते हैं व्यावसायिक लॉ, बिजनेस कानून के संबंध में, और 40 नंबर होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस रिपोर्टिंग के संबंध में। तीसरा होता है गणित से संबंधित। गणित में व्यावसायिक गणित 40 नंबर की, तार्किक 20 नंबर की, सांख्यिकी 40 नंबर की पूछी जाती है। अर्थशास्त्र 100 नंबर का होता है, जिसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र 60 अंक का, व्यावसायिक ज्ञान 40 अंक का समझे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी में इतना तैयार कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग से संबंधित कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूं अंडर सब्सक्रिप्शन से संबंधित। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को कहते हैं अल्प अभिदान या न्यून अभिदान। अल्प अभिदान, न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे कम ग्राहक आएंगे खरीदने वाले। कंपनी ने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर
10,000 शेयर इशू किया पब्लिक के लिए, खरीदने वाले आएंगे 9,000। इसे बोला जाएगा अंडर, कम आए, इसको बोला जाता है क्या, अंडर। तो जब कम आते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन गुणा किया जाता है तो कम से किया जाता है, जितना इशू किया गया उससे नहीं किया जाएगा गुणा, 9,000 से किया जाएगा। तो जितना कंपनी इशू करे उससे कम अगर शेयर खरीदने वाले आते हैं तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है 40 नंबर, द अथराइज्ड कैपिटल ऑफ हिंद लिमिटेड 4,50,000 रुपया, विच इज डिवाइडेड इन 45,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। आउट ऑफ दिस शेयर 20,000 शेयर हैव इशूड ऑफ द पब्लिक। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश में पढ़ देते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। 45,000 नहीं दिया है, 4,50,000 दिया है। कंपनी ने 4,50,000 रुपये का अंश निर्मित किया, 10 रुपये का एक रहेगा, तो कंपनी ने कितना निर्मित किया, कंपनी ने 45,000 शेयर कंपनी के पास हैं। कंपनी ने निर्मित नहीं किया, कंपनी के पास इतने हैं। कंपनी ने निर्मित किया कितना, इशू कंपनी ने किया 20,000 शेयर। सब्सक्राइब्ड मतलब होता है खरीदने वाले कितना आए, 18,500। याद रखिएगा हमारी बात को। कंपनी के पास, कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, 45, 4,50,000 भागे 10, 45,000 रुपया। कंपनी ने क्या किया, 20,000 पब्लिक में इशू किया, खरीदने वाले कितना आए, 18,500, यानी कम आए खरीदने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, फाइनल कॉल पर 2 रुपया। याद रखिएगा, एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल पे भी 2 रुपया। कितना हो जाएगा, 10 रुपये। कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी के पास 45,000 शेयर है, कंपनी ने इशू कितना किया, 20,000, खरीदने वाले आए कितना, 18,500। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया है, पहला पूरा जर्नल करो, दूसरा जर्नल आप मत करो, जर्नल के साथ साथ मतलब जर्नल भी करो और उसके बाद कैश बुक भी बनाओ, कोई बात नहीं है, बैंक कॉलम की कैश बुक भी बनानी है आपको। तो पहला जब सब में जर्नल एंट्री होगी तो याद रखिएगा सब आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 18,500 से गुणा होगा 2 से। क्यों होगा, क्योंकि कम खरीदने वाले हैं, इनसे गुणा नहीं होगा। फिर 18,500 गुणे 2, 18 दूनी 36 से 37,000। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 37,000 डेबिट में, 37,000 क्रेडिट में। तीसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 18 चौक वो 18,500 गुणे 4 हो जाएगा, 74 होगा, ठीक है, 74,000 अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 74,000 डेबिट में, 73,000 डेबिट में। अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे। 5वीं एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट कॉल की, अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 37,000 डेबिट में, 37,000 क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 से गुणा हो जाएगा वही, और क्या। ठीक है। 7वीं एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? फिर 37,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही रुपया था। उसके बाद 8वीं एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 37,000 डेबिट में, 37,000 क्रेडिट में। इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? एक बार ए एंट्री करनी है, पहली कंडीशन बोल रहा है। दूसरी बार कह रहा है कि आप कैश बुक बनाइए। जब आप दूसरी बार लगाएंगे तो ये वाली एंट्री बैंक वाली नहीं होगी। मैंने पहले आपको बताया, जब कैश बुक बोला रहे तो बैंक वाली एंट्री नहीं होती है। दूसरी बार है, पहली बार तो पूरी एंट्री होगी, दूसरी बार है क्या लिखा जाएगा? कैश बुक। कैश बुक बैंक कॉलम से बनता है। ठीक है। तो बैंक डेबिट में है तो डेबिट में टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है? 37,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 37,000। जोड़ लीजिए 3,70,000, सॉरी हाँ 1,85,000 1,85,000 बाई बैलेंस शीट 1,85,000। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 समाप्त हो गया। एक बार पूरा करना पड़ेगा, दूसरी बार बैंक वाली एंट्री ना करके वो वाली एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक के स्थान पे कैश बुक बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया गया है। 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर, अंशों का निर्गमन चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको 15वां नंबर क्वेश्चन शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। SBTD संजय की बुक का कहता है 15वां नंबर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस को कहा जाता है अग्रिम याचना। कॉल्स इन एरियर को कहा जाता है अवशिष्ट याचना। याद रखिएगा, कॉल्स इन एडवांस में अग्रिम याचना, अग्रिम का मतलब होता है जिसे जब कंपनी अंश निर्मित करती है तो अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। समय से पहले जो पैसा दे देता है उसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना। जो व्यक्ति, जो अंशधारी, जो शेयर लिया है समय से पहले पैसा दे दे तो उसे बोला जाता है अग्रिम, कॉल्स इन एडवांस। और एरियर किसे बोला जाता है? एरियर का मतलब होता है जब पैसा नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट नहीं मिला। जब कोई शेयर होल्डर, जब कोई अंशधारी अपनी किस्त का भुगतान करने में असफल हो जाता है उसे बोलते हैं अवशिष्ट याचना। ये सारी थ्योरी पेपर में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, कहता है शिवा लिमिटेड ने इनवाइट किए पब्लिक को 10,000 अंश के लिए।
शिवा लिमिटेड है, शिवा लिमिटेड ने इनवाइट किया कि पब्लिक को 10,000 अंश हम निर्गमित करेंगे। 100 रुपये का एक होगा, याद रखिएगा 100 रुपये का एक होगा। एप्लीकेशन पे 20 बोल रहा है, अलॉटमेंट पे 30 बोल रहा है, फर्स्ट कॉल पे 30 बोल रहा है, फाइनल कॉल पे 20 बोल रहा है। इसमें समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है। कैसे? तारीख भी दिया है अलॉटमेंट के लिए, 1 मई दिया है। जैसे ईयर दिया हो तो हमारे में 20 दिया है, 2020। आप में 21 दिया होगा, 22 दिया होगा, जो भी दिया होगा 23 दिया होगा। फर्स्ट कॉल के लिए 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर दिया है। 1 फरवरी फाइनल कॉल के लिए, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कहता है ऑल शेयर पब्लिक ने ले लिए, एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर लिया है पेड द फुल अमाउंट ड्यू शेयर अलॉटमेंट, मतलब एक सब ने ले लिया शेयर, सब ने पैसा दे दिया। एक अंशधारी है जो 200 शेयर लिया है, वो सब पैसा अपना फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का अलॉटमेंट में दे दिया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, पास द जर्नल एंट्री ऑफ एबव ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट, मतलब कि जो कॉल्स इन एडवांस मामला है, इसमें कॉल्स इन एडवांस में बोला गया है कि जो एडवांस में पैसा दे देगा उसको 6% क्या 12% वार्षिक दर से 12% ब्याज दिया जाएगा। कोई बात नहीं है, 12% पर एनम की दर से ब्याज दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। ब्याज कब दिया जाएगा? 1 फरवरी को दिया जाएगा। एकदम अच्छे समझिएगा। कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी ने शेयर कितना इशू किया? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, ठीक है, 10,000 शेयर इशू किया। एक अंशधारी ऐसा है जिसने 200 शेयर ले लिया, तारीख वगैरह तो दिया ही है, कितना कितना रुपया लेना है। 200 शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। यही मेन टॉपिक है ब्याज वाला। इसमें टॉपिक तो सब अच्छे हैं, और जो एडवांस में पैसा देगा उसको पर एनम 12% ब्याज लगेगा। तो आपको एंट्री लिख देते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 गुणे 20 गुणे 10,000, 2 लाख रुपया डेबिट में, 2 लाख रुपया क्रेडिट, ठीक है। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपया डेबिट में, 2 लाख रुपया क्रेडिट में। तीसरी एंट्री, अलॉटमेंट मांगा जाएगा। कई तारीख को होगी एंट्री? ये तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है, मई 1, 2020 है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 गुणे 30, 3 लाख रुपया डेबिट में, 3 लाख रुपया क्रेडिट में। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर देखो क्या मामला है। अलॉटमेंट में देखो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो यहाँ पर मामला क्या है? जो अंशधारी पहले पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है? अलॉटमेंट का तो 3 लाख तो मिलेगा ही, अलॉटमेंट का 3 लाख तो मिलेगा ही, और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। कैसे क्रेडिट हो जाएगा? देखो अलॉटमेंट का तो मिलेगा ही, अब फर्स्ट कॉल का 30 रुपया दे रहा है, 200 अंश पे 30 रुपये के हिसाब से 6,000, 200 अंश पे 20 रुपये के हिसाब से
4,000, 10,000। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। 3,10,000 भाई एक अंशधारी है, 3 लाख तो मिलना ही है। जो 200 अंश लिया है, कितना लिया है? 200 अंश लिया है, वो पैसा फर्स्ट कॉल का, यानी कि मान लीजिए आप फर्स्ट कॉल है, पहले दे रहे हैं अलॉटमेंट पे, वही सी ने 20 रुपया है, 200 अंश का फाइनल कॉल का पहले दे रहा है, 10,000 रुपया एडवांस में मिल जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 1 मई को मामला हमारा निपट गया, ये मिल गया है। अब अगली है फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 गुणे 30,000 रुपया, 3 लाख रुपया, 10,000 गुणे 30, 3 लाख रुपया कंपनी ने मांगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कंपनी ने भले 3 लाख मांगा, लेकिन कंपनी को पहले पैसा मिल चुका है। 3 लाख में कितना मिल चुका है? कंपनी को मिल चुका है 6,000। बैंक अकाउंट डेबिट जब मिल चुका है तो कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? ध्यान दीजिएगा, एडवांस मिला है, ये वाला पैसा 6,000 दिखा दिया जाएगा एडवांस में, 3 लाख में, और 2,94,000 टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपया। याद रखिएगा, ये 6,000 पहले मिल चुका है, इसीलिए 6,000 को जब मिला था तो क्रेडिट, जब इसको एडजस्ट करेंगे तो डेबिट। ये जो 4,000 मिला है फर्स्ट कॉल का नहीं है, फाइनल कॉल का है। ठीक है, फाइनल कॉल का है, तो फाइनल कॉल की एंट्री यहाँ कर देते हैं हम लोग। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 20 गुणे 10,000, 2 लाख रुपया कंपनी मांगेगी, 2 लाख डेबिट में 2 लाख क्रेडिट में। उसके बाद आपको ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा? 4,000 पहले मिल चुका है, 1,96,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मतलब जो मिल गया, जब मिला था तो इकट्ठा क्रेडिट लिखा गया 10,000, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाएगा, फाइनल कॉल का फाइनल कॉल में। अब इसमें यहाँ तक तो सब कर लेंगे, ये तो हम जान ही रहे हैं। अब क्या करना है? अब मामला अटक गया है आपका। अब इसमें ब्याज का कह रहा है कि 12% प्रति वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 12% से वार्षिक दर बोला है। ठीक है, पर एनम बोला है, वार्षिक बोला है। वार्षिक का मतलब समय के आधार पे लगेगा, परसेंट बोला होता तो डायरेक्ट परसेंट निकाला जाता, समय के आधार पे बोला है। समय के आधार का यहाँ पर मतलब पड़ता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक 6,000 दिया और 4,000 दिया पहले, तो ए वाला 6,000 वो कब देता? भाई अलॉटमेंट पे ही दे दिया। ए वाला 6,000 वो फर्स्ट कॉल पे देता, 1 मई को दे दिया। वो 10 अक्टूबर का पैसा 1 मई को दे दिया, आप समझिएगा। सॉरी, 1 अक्टूबर का पैसा 1 मई को दे दिया। 1 अक्टूबर को देता बाद में, कुछ दिन बाद देता, पहले दे दिया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने का ब्याज लगेगा। याद रखिएगा, ये 6,000 रुपया फर्स्ट कॉल का है। ये 6,000 कहाँ का है? फर्स्ट कॉल का है। जो यहाँ पर देना था यहाँ पर दे दिया, 6,000 रुपया पहले दे दिया। 12%, 12/100 गुणे 6/12। ठीक है, कितना आ जाएगा? कहे फिर से जोड़ लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बनेगा। 1 मई से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर छोड़ तो सितंबर तक, 5 महीना पहले दे दिया। यहाँ पैसा देना था, यहाँ दे दिया। कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे, 500 रुपया ब्याज आएगा। अगला, अलॉटमेंट पर ही दे दिया, देना था फाइनल कॉल पे, कितना? 4,000।
समय निकालो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9 महीने। 9/12, 12/100, मतलब 12% है, 9 महीने निकालना है। कितना आएगा? 4000 गुणे 12/100 ना, 9 महीने का आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 महीने का आएगा। इसको एक बार चेक करते हैं, एक बार चीज़ मिस्टेक हुआ है हमसे, सब कुछ सही है हमारा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा, जितना समय पहले दिया उतना समय आपको पता कर लेना है बस। ये आपको 6000 गुणे 12/100 गुणे 6/12, 320, 360 होगा, 360 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4000 का, क्या महीने का? 9 महीने का। 9/12 गुणे 12/100, 360 होगा। मिला लेते हैं एक बार फिर से, 4000 गुणे 12/100 गुणे 9/12, 360 पहले का आया, 360 दूसरे का भी आ रहा है। इसमें उत्तर कितना दिया है, इसमें हमारा थोड़ा डिफरेंस हुआ है, इसको मैं आपको फिर से बताता हूँ। 1 मई से, याद रखिएगा, यहाँ पर ब्याज का जो मामला है, देखो हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, उसमें कोई समझ नहीं। ये पैसा कितना दिन पहले, ये वाला पैसा कितना दिन पहले दिया, ये वाला पैसा कितना दिन पहले दिया, ये वाला पैसा इन्होंने कब मिलना था, इनको फर्स्ट कॉल कब मिलता, 1 अक्टूबर को, 1 मई को दे दिया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना रुपया फालतू दे दिया इन्होंने? 6000 फर्स्ट कॉल का मान लीजिए, 6000 का फिर से जोड़ लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने का निकलेगा। मैंने यहाँ 6 लगा दिया, ये तो गलती हो गई, 5 महीने का। फिर समझा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6000 गुणे 12/100 गुणे 5/12, 300 होगा। फिर समझ लेना, सब कुछ सही था, यहीं पर 5 महीने 6 महीना हो गया था बस। फर्स्ट कॉल का पैसा है हमारा, जो अलॉटमेंट में मिल रहा है। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की दूरी कितना बन रही है? 5 महीने की बन रही है। और सेकंड कॉल का पैसा है, अलॉटमेंट और सेकंड कॉल की दूरी कितना बन रही है? 9 महीने की बन रही है। 12% है, 12% निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका 360 आएगा, यहाँ पर 300 आएगा, 660 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा। जब कंपनी ब्याज देगी तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट, 660 डेबिट में, 660 क्रेडिट में। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए, और ना समझ में